नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज पार्लियामेंट हंगामे पूर्वक रही, दोनों हाउसेस में हंगामा रहा। हालांकि कल ही माननीय उपराष्ट्रपति जी का इंसल्ट की गई थी। उस बात को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। पूरा देश इस बात को स्वीकार कर रहा है कि विपक्ष इस समय बदतमीजी पर उतारू है। उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो वो हंगामा कर रहे हैं, और हंगामा इसलिए बिल का कर रहे हैं ताकि वो आरोप लगा सकें कि हमको संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेने दिया। उसका मुख्य उद्देश्य भी हम सब जानते हैं कि एक दिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का बिल पास हो रहा था, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का बिल पास हो रहा था, फिर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन पर चर्चा हो रही थी। आप जानते हैं पिछले साल भी जब इनको रखा गया था तो फिर इन लोगों ने हंगामा किया था, क्योंकि वो ब्रिटिश राज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ब्रिटिश काल में जो पावर्स सरकार को थी और जो पुलिसिया सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर देता था, जिससे ये जो सिस्टम है वो लोगों पर अत्याचार करता था, उसमें बहुत सारे संशोधन करने की आवश्यकता थी। लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद उनको ये लगता है कि वो काले अंग्रेज हैं और वो वही करेंगे। चूँकि पंडित नेहरू कहा करते थे, मैं बाई फॉल्ट हिंदू हूँ। वो ईसाई अपने आप को मानते थे। राजीव गांधी भी विदेशों में पहली बार यूके के दौरा करने गए थे, यूरोप के दौरे में प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा मैं तो आपके बीच का ही हूँ, मैं तो ईसाई परंपरा को ही पालन करता हूँ, क्योंकि उनका शादी ईसाई से हुई थी। और अभी प्रियंका वाड्रा, वो भी ईसाइयों में शादी की। राहुल गांधी विदेश में कहीं शादी किए बैठे हों किसी ईसाई से तो पता नहीं। कुल मिलाकर नकली गांधी परिवार वो ये मानता है कि वो शासन करेगा, का मतलब ब्रिटिशर्स ईसाइयत का शासन भारत में दोबारा होगा, इसलिए वो हंगामा कर दिया। हालांकि बिल पास करना अति आवश्यक है, क्योंकि सरकार 2024 के चुनाव में जा रही है और फरवरी में जो बिल लाया जाएगा, फरवरी में जो सत्र लगेगा, उस सत्र में केवल बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन और कुछ विशेष बिल ही पास हो सकते हैं। इसलिए ये जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में मुख्य कानूनों का संशोधन, मुख्य कानूनों में परिवर्तन, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के कानूनों में बहुत सारे परिवर्तन करके पिछले 3 कानून, कोई 1833 का है तो कोई 1872 का है, कोई 1933, उनको ख़त्म करके टेलीकॉम बिल लेकर आया गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे को लेकर बिल लाया गया है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की जगह बिल लाया गया। ऐसे बहुत सारे कानून, लगभग 55 कानून या 55 बिलों को लाया गया है, जो कि ब्रिटिश काल की या कॉलोनियल सिस्टम की देन थी, और तब से लेकर अभी तक वो संशोधन नहीं हो पाया था, वो सही नहीं हो पाया था। तो सरकार उस पर नए सिरे से बिल ले आई। आज की परिस्थिति, भारतीय मानवता, भारतीय स्थिति के अनुसार आज वो बिल लेकर आई है, तो ये लोग पास होने देंगे, ये तो संभव ही नहीं। इसलिए इन लोगों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद न्यूज़ कैसे बने, तो बाहर जाकर उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर डाली, और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके खुद वीडियो बनाकर वायरल भी करी। अब वो मिमिक्री करने वाले जो सांसद हैं वो तो तृणमूल कांग्रेस के थे, तो ममता बनर्जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों माफ़ी मांगेंगे, वो तो तृणमूल कांग्रेस तो खुद ही मिमिक्री करती घूम रही। इसलिए वो सब संसद में हंगामा करते रहे। अब इसके पीछे सरकार का दूसरा पहलू समझिए, क्योंकि जो सरकार ने किया है, सरकार से मतलब जो सीबीआई ने किया है, वो सीबीआई अगर ये हंगामा ना कर रहे होते और सामान्य काल में होता तो वही विषय ये लोग लेकर उठते और देश भर में हंगामा करते। क्योंकि हुआ क्या, हमारे देश के अंदर तमाम तरह के एनजीओ गैंग काम करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, भारत में पहला एनजीओ गैंग राजा राम मोहन रॉय के रूप में लाया गया था। राजा राम मोहन रॉय कंपनी के एम्प्लॉय थे, 10 वर्ष तक कंपनी के बजट पर काम करते रहे। फिर वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में उनकी 2 साल प्रशिक्षण हुआ, प्रशिक्षण के बाद वो भारत आए। भारत में भारतीय एजुकेशन के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, विदेशी एजुकेशन के लिए काम करना शुरू किया। गुरुकुलों को कैसे समाप्त किया जाए, भारतीय व्यवस्था कैसे समाप्त करी जाए, भारत के जो विद्यालय हैं उनको समाप्त करके अंग्रेजी एजुकेशन पढ़ी जाए, ऐसी वो वकालत करने लगे। जब वो बहुत सफल नहीं हुए तो अंग्रेजों ने एक नया षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में उन्होंने
एक नई बात कह दी, सती प्रथा, और सती प्रथा का प्रचार कर दिया कि भाई सती प्रथा है। जबकि पूरे देश में मैं घूमता हूँ, पूरे देश के लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी, कहीं एक भी प्रकरण ऐसा मुझे नहीं मिला जो ये कहता हो कि मेरे गांव में सती कोई हुई है। कोई राजस्थान वाला कहता है पंजाब में, पंजाब वाला कहता है हरियाणा में, हरियाणा वाला कहता है बंगाल में, बंगाल वाला कहता है तमिलनाडु। कुल मिलाकर पूरे देश में कहीं पर भी सती का हमको कोई विवरण नहीं मिलता। और एक आध इतने बड़े देश में 30 करोड़ लोगों की आबादी में अगर एक दो प्रकरण कहीं हो भी जाते होंगे तो उसके लिए नकारा नहीं जा सकता। लेकिन राजा राम मोहन रॉय को हीरो बनाकर खड़ा किया गया। फिर राजा राम मोहन रॉय क्रिश्चियन एजुकेशन स्कूलों में, मिशनरी के स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए लालायित थे, लोगों के एडमिशन करवाते थे। जिस समय ये सती प्रथा को गढ़ा गया तो लोगों के भारत में मानवीय भावना रहती, उन्हें ये तो अच्छा आदमी है भाई, सती प्रथा खत्म कर रहा अगर किसी राज्य में है। तो फिर उनके नाम से हम क्रिश्चियन स्कूलों में जाने लगे, मिशनरी के स्कूलों में जाने लगे। परिणाम आज देख रहे हैं कि मिशनरी के स्कूलों के पढ़े हुए लोग आज किस प्रकार से देश को कहाँ लेकर चले गए। लेकिन हम भारत की अपने दर्शन, अपनी शिक्षा, अपनी व्यवस्था, अपने गुरुकुल, अपनी सिस्टम को भूल गए। नतीजा ये निकला कि भारत कहीं दूसरे रास्ते पर चलता चला गया। अब ये सब कुछ चल ही रहा था तो ये एनजीओ गैंग तब से बनने शुरू हुए, आज तक चल रहे हैं। भारत में आज़ादी के बाद कैसे पुनः यूरोपियंस वापस आएंगे, इसके लिए वो रास्ता खोल ही गए थे। उस रास्ते में उन्होंने जम्मू कश्मीर को उलझा दिया था, पाकिस्तान का निर्माण कर दिया था, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे इशू बाउंड्री के वो हमारे देश में छोड़ कर गए थे। इसका एक इलस्ट्रेशन ये भी है कि उस समय रूजवेल्ट ने चर्चिल को चिट्ठी लिखी और चर्चिल को उन्होंने कहा कि भारत छोड़ रहे हो, भारत रशिया के नज़दीक न चला जाए, भारत खुद में बहुत पोटेंशियल लगता है, इसलिए भारत छोड़ना नहीं है। लेकिन कैसे चर्चिल मानते, चर्चिल कैसे रह सकते थे, क्योंकि ये तो इंटरनेशनली तय हुआ था कि उपनिवेशवाद पूरे संसार से खत्म होगा, और यूएनओ बना ही तब था जब उपनिवेशवाद खत्म होने की एग्री हो गए थे। इसलिए पहले उपनिवेशवाद खत्म होगा, ये इस शर्त पर यूएनओ बना था। इसीलिए यूएनओ के यूएन चार्टर में भी सभी राष्ट्र स्वतंत्र होंगे ऐसा उसमें कहा गया, और स्वायत्त होंगे, उन पर उपनिवेशवाद नहीं होगा ऐसा कहा गया। सभी देशों को स्वतंत्रता मिल गई, और हमको केवल नहीं मिली, श्रीलंका को मिल गई, मालदीव को मिल गई और मॉरिशस को मिल गई। ये छोटे छोटे देश जो लड़ने की स्थिति में नहीं थे, इन सबको स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता के बाद वो भारत में कैसे रहें, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से रूजवेल्ट चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट करो, पैसे के माध्यम से रोको, इन्वेस्टमेंट करोगे, सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी तो आने जाने का रास्ता खुला रहेगा, वहाँ बैठे रहोगे। चर्चिल कहता है कि मेरे पास तो इतना धन है नहीं, मैं वर्ल्ड वार से निकल कर आया हूँ। रूजवेल्ट कहते हैं 50% अमेरिकन सरकार इसको बियर करेगी जो तुम्हारा घाटा होगा। आप सोचो कि अमेरिकन सरकार क्यों 50% बियर करने को तैयार है भारत में 1947 के बाद, वो सब दिखाई दे रहा है। अब अगर सरकार यहाँ पर रहेगी, आप उनकी मदद लेते रहेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो फिर उनके एनजीओ भी यहाँ पर आएंगे। और पहले भी मिशनरियाँ एनजीओ के रूप में ही आई थी। पहले भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उससे पहले मिशनरियाँ आई थी, मिशनरियाँ एनजीओ थी। और इसी प्रकार सूफी भारत में आए थे मुसलमानों की तरफ से, वो भी एनजीओ ही, मतलब एनजीओ आज उसको कह लीजिए, लेकिन उस समय वो एनजीओ ही का फॉर्मेट था, आज भी वैसा ही चल रहा है। तो ये जो एनजीओ गैंग संसार भर के हैं, ये भारत में पैसा लगाते हैं। अब आप सोचो कि भारत में रॉकफेलर ब्रदर्स या फिर फोर्ड फाउंडेशन को क्या आवश्यकता पड़ गई केजरीवाल को खड़ा कर दें, क्या आवश्यकता पड़ गई कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की संस्था बनाकर उसमें अरबों डॉलर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसमें करोड़ों डॉलर ट्रांसफ़र कर दिए जाए, और फिर वो संस्था कबीर फाउंडेशन रजिस्टर्ड भी ना हो, लेकिन पैसे करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो जाएं। इसका मतलब है खेल दूसरा था। एनजीओ गैंग बनाकर भारत में एक एक्सपेरिमेंट के रूप में सरकार भी बनाई गई, और वो पूरी सरकार एनजीओ गैंग की थी। बाद में जो सरकार बनी वो थोड़ा शातिर आदमी निकला, उसने एनजीओ को साइड कर दिया, लेकिन विदेशी शक्तियों के हाथ से नहीं खेल रहा है ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। उसका इलस्ट्रेशन पंजाब का चुनाव है, जिसमें कुमार विश्वास ने ये बात कही थी कि ये खालिस्तान के नाम से पैसे ले रहे हैं, वो वहाँ से चंदा आ रहा है, और ये बात पुन्नू ने स्वीकार की कि हमने केजरीवाल को बहुत कुछ चंदा दिया। यानी कि एनजीओ गैंग के आधार पर भारत में सरकारें बनने लगी। भारत की संस्कृति को तोड़ना है, भारत के संस्कारिक साधनों को तोड़ना है, भारत को पुनः परम वैभव पर ना चला जाए, इसलिए इंग्लिश चीज़ को कंटिन्यू रखना है। सरकारों से तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें वैसे चल, लेकिन जनता को क्या करोगे? जनता पर
मुसलमानों के 500-700 वर्ष तक शासन करने के बावजूद जनता गुरुकुल कहीं न कहीं चला रही थी, अपने गांव में पढ़ा रही थी, रामचरितमानस लिख रही थी और महाभारत के प्रसंगों को बताया जा रहा था। भक्ति भाव पैदा हो गया था, भक्ति मार्ग प्रशस्त बड़ी तेजी से हो गया था, ताकि भारतीय संस्कृति को बचाया जा सके। भारतीय संस्कृति को सिंबॉलिक रूप से हमारे घरों में बचाकर रखा गया, वो नवग्रहों की पूजा के रूप में रखा गया हो या फिर हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार जैसे संस्कारों के रूप में रखा गया हो, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति को भारत वालों ने बचाकर रखा। ये बात हमारे सामने बिल्कुल साफ है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो एनजीओ क्यों लगेंगे। एनजीओ इसलिए लगेंगे क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति को समाप्त करना है, उनको भारतीय व्यवस्था को समाप्त करना है। भारत में जब तक अफरा तफरी नहीं बचेगी, जब तक भारत के अंदर लोग आपस में वैमनस्यता नहीं करेंगे, जब तक ह्यूमन राइट और वो जो वैमनस्यता का साधन है, परिवार तोड़ने का साधन है, परिवार प्रबोधन की जगह परिवार विखंडन का साधन है, तो वो क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि भारत अगर एकजुट रहेगा, परिवार एकजुट रहेंगे तो एकजुट परिवार सशक्त सरकार बनाएंगे, और सशक्त सरकार अगर बना लेते हैं तो फिर ये भी पक्की बात है कि वो फिर विश्व को चैलेंज करेगी। आप सोचिए, इसलिए परिवार तोड़ना अति आवश्यक उनको महसूस हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं भारत में काम कर रही थी। FCRA कानूनों में अमित शाह जी ने परिवर्तन कर दिया और फिर ये कह दिया कि जितने एनजीओ भारत में काम करते हैं और जिनके पास विदेशी फंडिंग आती है, उन सबको हिसाब देना पड़ेगा। आप सोचिए कि हजारों की संख्या में एनजीओज भारत से चले गए, बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि उनके हिसाब ही नहीं दे पा रहे थे। वहाँ से पैसा आ रहा था, यहाँ कन्वर्जन में लग रहा था, वहाँ से पैसा आ रहा था, यहाँ पर गजब ढा रहा था, वहाँ से पैसा आ रहा था, यहाँ परिवार तोड़ रहा था, वहाँ से पैसा आ रहा था, और वो भारत से हिंदुत्व को ख़त्म कर रहा था, भारत की मूल स्वभाव को ख़त्म कर रहा था, भारत की जो अंदर की आंतरिक शक्ति है उसको समाप्त कर रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर 2020 में जब वो बेंगलुरु में एक कार्यक्रम कर रहे थे, मेरे ख्याल से 2020-21 का बात होगी, वो बेंगलुरु में जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट स्टेक होल्डर्स ने या गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स की द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशन पर एक सेमिनार कर रहे थे। उस सेमिनार को कुछ विद्यार्थी परिषद के बच्चे देखने गए होंगे। उन्होंने उस बात को लेकर एक FIR दर्ज करवाई और कहा कि ये देश तोड़ने की यहाँ पर साजिश चल रही है, ये सेमिनार कर रहे हैं, सेमिनार करके ये सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। सरकार ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद, ये 2016 की बात है, संज्ञान लेने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया होगा। FCRA के कानूनों के तहत जांच चल ही रही थी। इसी बीच में 10 करोड़ रुपया एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ले लिया एमनेस्टी इंटरनेशनल से। आप सोचो 10 करोड़ रुपया वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था किस ब्याह पर दे रही थी। 10 करोड़ रुपया आया। इस बात को लेकर FCRA ने उनको नोटिस कर दिया, गृह मंत्रालय उनके पीछे पड़ गया, बताया हिसाब दो। उनके पास कोई हिसाब था नहीं। उन्होंने तमाम तरह की NGOs खोलकर रखी थी, जिन NGOs में 14-14, 15-15 करोड़ रुपए का मामला दिखाई दे रहा था, कभी इससे उसमें, उससे इसमें, इसका उसमें, और वो सब क्रेडिट करके, क्रेडिट नोट बनाना, लोन लेना, जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट तमाम तरह के करते हैं वो कर रहे थे। FCRA कानून के तहत जब CBI उसमें बैठी थी तो CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो पता लगा कि बहुत सारी अनियमितताएं कर रहे हैं ये लोग। ये भी पता लगा कि बिना गृह मंत्रालय से बात किए, बिना अपना हिसाब दिए तमाम पैसा विदेशों से लेकर यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, और उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो आदेश किया था कि आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आप पैसा कहाँ खर्च करते हैं। लेकिन हिसाब तो तब दे पाएंगे जब जेन्युइनली पैसा खर्च करेंगे। पैसा तो भारत में कन्वर्जन पर खर्च हो रहा था, पैसा तो भारत में तमाम तरह की रिसर्चें करवाकर LGBTQ संस्था बनाने का हो रहा था, LGBTQs को निकाल कर रोड पर खड़े करने का हो रहा था। यहाँ पर खर्चा तो महिला सशक्तिकरण के नाम से महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ भड़काना और अपने पतियों के खिलाफ अपने परिवार से लड़ना, ऐसी शिक्षाएं दी जा रही थी, और पुरुषों को अलग शिक्षाएं दी जा रही थी। तो पैसा कहाँ मिलेगा? पैसा तो नंबर 1 में मिलेगा नहीं, पैसा तो बट गया, बटकर ही सारा खेल चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में FCRA कानून के तहत गृह मंत्रालय ने उनकी सारी प्रॉपर्टियां सीज कर दी, उनका बैंक अकाउंट सीज कर दिए। बैंक अकाउंट सीज कर दिए तो जो भारत में उनके प्रतिनिधि थे
उन्होंने ऊधम मचाना शुरू किया, भाई रिसर्चें बंद हो गई, ह्यूमन राइट की रिसर्चें बंद हो गई, पैसा सब। भारत में लोगों ने बड़ा हंगामा भी किया और विपक्षियों ने चिल्लाया भी कि आप तो सब ह्यूमन राइट खत्म करे दे रहे हो, ह्यूमन राइट की रिसर्च करने वालों खत्म, उनके मुंह बंद कर रहे हो, उनकी सांसें निकाल रहे हो, उनका रिबेट में दुनिया भर का चला। लेकिन सरकार नहीं मानी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ने आज चार्जशीट फाइल करी। चार्जशीट जो फाइल की उसमें जो यहाँ के डायरेक्टर थे वो हैं सब हिंदू, यहाँ के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव जो भी थे, उन लोगों को सीधा सीधा दोषी ठहरा। और ये दोषी ठहरा कि साहब ये विदेशी पैसा लाकर यहाँ पर पैसा सीधा निकालते हैं और निकालने के बाद विभिन्न गतिविधियों में खर्च करते हैं। अब इस बात को लेकर वहाँ केस चल ही रहा था, तब तक आज माननीय न्यायालय ने, जिस न्यायालय में ये चार्जशीट सीबीआई ने लगाई, उन्होंने कहा भैया आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक लगाइए। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का मतलब ये हो गया कि उनको लगा कि आपकी जो चार्जशीट है वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी बाकी डायरेक्टर्स को क्यों नहीं बता रहे, बाकी लोगों के रोलों को क्यों नहीं बता रहे, आप केवल मेन जो यहाँ का इंचार्ज है उसकी बात क्यों कर रहे हैं, आप सबकी चार्जशीट लगाइए, सबका रोल ढूंढिए, सबके विषय में बताइए। सीबीआई चूँकि कह ही रही थी कि साहब हमें इसमें बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें देश में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत गलत किया जा रहा है, बहुत रिसर्चों के नाम से बहुत कुछ गलत किया जा रहा है, तो फिर कोर्ट ने उनको आदेश दिया और आदेश देकर कहा कि इस पर और एक सप्लीमेंट्री लगाइए। अब आप सोचिए कि चार्जशीट में जो मुख्य उनके कैरेक्टर हैं उनको दोषी ठहरा दिया। और आप सोचो कि अगर ये संसद का हंगामा ना चल रहा होता तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ जो स्टेप सरकार ने लिया, मतलब पुलिस ने लिया है, सीबीआई ने लिया है, उसके ऊपर आज देश में हंगामा हो रहा होता, तमाम तरह की मोमबत्तियाँ जल रही होती, तमाम तरह के प्रोटेस्ट हो रहे होते, ह्यूमन राइट के नाम से देश में हंगामा होता। लेकिन संसद में लोग तो सब संसद में ही व्यस्त रहे और उधर सरकार ने चार्जशीट लगाने का ऐसा सुनहरा अवसर छोड़ा नहीं और लोगों को दोषी, मतलब जो चार्जशीट जो लोग हैं उनके खिलाफ भी चार्जशीट लगाने से वो पीछे नहीं आए। इनका खेल बिल्कुल साफ तौर से खोला जाए, ऐसा न्यायालय कहता है कि पूरा खेल खोलिए, आप केवल मुख्य लोगों को मत करिए, पूरा खेल खोलिए। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, विदेशी शक्तियां कहाँ तक इन्वॉल्व हैं, विदेश से पैसा आता है उसका क्या खेल है, वो सारे खेलों को खोलने के लिए माननीय न्यायालय ने फिर से उनको और समय दे दिया है और इधर चार्जशीट सबमिट हो ही गई। हो सकता है 2-4 दिन में गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएं और उनके हिसाब किताब लगाना, चूंकि ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, सीबीआई तो इन्वॉल्व है ही है, इसलिए ये संभव है कि इनके जो भारतीय पॉलिटिशियन हैं, भारतीय पॉलिटिशियन मतलब जिनको ये पोषित करते रहे, उनमें भी एक बड़ी सीरीज को 2024 के चुनाव से पहले पकड़ना शुरू कर दे सीबीआई या ईडी और जेल में भेजना शुरू कर दे कि आप ये ह्यूमन राइट के नाम से देश तोड़ू फोड़ू के आइटम क्यों खोल रहे हैं, ये क्यों ऐसा चला रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे सुनहरा अवसर था। न्यूज़ इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि लोग संसद में ही व्यस्त, क्योंकि संसद में वो पीनल लॉज पास हो रहे हैं उनमें व्यस्त हैं, धनखड़ साहब की इंसल्ट कर दी उसमें व्यस्त हैं, और होना भी चाहिए, देश को पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या दोष है। लेकिन उधर सीबीआई ने अपना काम कर दिया जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और वो अपना रोल लंबे समय तक करते ही हैं और वो अब एनजीओज़ को, पूरे वर्ल्ड के एनजीओज़ को एक सबक होगा, भारत को डिस्टर्ब किया तो छोड़ेंगे नहीं। भारत के लोगों ने अगर इस तरह की इंटरनेशनल एनजीओज़ के साथ नौकरी भी की और तब गलत किया तो भी नहीं छोड़ेंगे। आप इंटरनेशनल एनजीओ काम करते हैं उनके साथ काम करिए, लेकिन भारत सरकार को पूरी सूचना दीजिए कि वहाँ गलत क्या चल रहा है। आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे, भारत के विरुद्ध काम करेंगे तो फिर निश्चित है कि आप सभी जेल जाएंगे, जैसा इस चार्जशीट में आया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।